नमस्कार। आगाज इंस्टीट्यूट बाड़मेर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भूगोल के सेकंड ग्रेड के 2010 से 2022 तक आए हुए क्वेश्चनों की जो सीरीज़ है उसमें ज्वार भाटा से संबंधित टॉपिक के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सर स्टार्ट करते हैं। विश्व में ऊंचा ज्वार भाटा आता है। विश्व के अंदर सर्वाधिक जो ऊंचा ज्वार भाटा आता है वो आता है फंडी की खाड़ी में। ऊंचा ज्वार भाटे से हमारा क्या तात्पर्य है? यह समुद्र तल है। इस समुद्र तल में महासागरीय जल का ऊपर की ओर उठना तथा महासागरीय जल का क्रमिक रूप से नीचे बैठने को हम ज्वार भाटा कहते हैं। इसको हम उच्च ज्वार तल कहते हैं और ये है निम्न ज्वार तल। तो इसके बीच के इसको हम ज्वार भाटे की ऊंचाई या इसको हम ज्वारीय परास कहते हैं। तो विश्व की सबसे ऊंचा जो ज्वार आता है वो फंडी की खाड़ी में आता है। फंडी की खाड़ी देखिए, कनाडा के अंदर नोवा स्कॉशिया तथा न्यू ब्रुंसविक के बीच में ये फंडी की खाड़ी है। यहाँ पर सबसे ऊंचा ज्वार लगभग 16 मीटर ऊंचाई का ज्वार उत्पन्न होता है। और विश्व के अंदर न्यूनतम यदि ज्वार की हम बात करें वह न्यूनतम ज्वार है ओखा तट गुजरात में, वहाँ न्यूनतम आता है। तो दोनों ही क्वेश्चन पूछते हैं उच्चतम और न्यूनतम, तो हमें दोनों के बारे में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक ज्वार परास किस में है? सेम क्वेश्चन है, बस केवल देखो लैंग्वेज का ही हमारे फ़र्क है। ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये आंसर हो जाएगा फंडी की खाड़ी। किसी स्थान पर अगले अप्रत्यक्ष ज्वार के आने में विलंब होता है। तो ज्वार है किसी स्थान पर आने में समय जो विलंब होता है उसके बारे में थोड़ा सा हमें समझना है। तो इसमें पूछा है कि अप्रत्यक्ष ज्वार के बारे में। तो पहले हम देखते हैं कि ज्वार भाटा जो किस कारण से आता है, कितने समय में आता है, उसके बारे में हम सीधा इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो जो सबसे पहले बात करें कि ज्वार के कारण क्या हैं। ज्वार का उत्पन्न होने के जो कारण हैं वो है सूर्य तथा चंद्रमा का आकर्षण बल, और दूसरा है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। सूर्य तथा चंद्रमा का जो आकर्षण बल है इसमें भी चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा, और यहाँ पर है सूर्य। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी है 3,84,000 किलोमीटर, जबकि पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की औसत दूरी है वो है 14.95 करोड़ किलोमीटर। तो इस वजह से चंद्रमा नज़दीक है तो चंद्रमा का आकर्षण बल अधिक प्रभावी होगा, और सूर्य पृथ्वी से अधिक दूर है तो सूर्य का जो आकर्षण बल है वो कम प्रभावी होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सूर्य तथा चंद्रमा के जो आकर्षण बलों का अनुपात क्या है। तो सूर्य का अनुपात यदि हम आकर्षण बल को 5 माने तो चंद्रमा का आकर्षण बल होगा वो 11 है। अर्थात इसको इस भाषा में भी पूछा हुआ है कि चंद्रमा का आकर्षण बल सूर्य के आकर्षण बल से 2.17 गुना अधिक होता है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो पहला जो कारण है सूर्य तथा चंद्रमा का जो आकर्षण बल,
जिसमें चंद्रमा का आकर्षण बल अधिक प्रभावी है सूर्य की तुलना में। और दूसरा है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। देखो यदि इस वजह से ये ज्वार उत्पन्न हुआ है तो पृथ्वी के जस्ट अपोजिट साइड के अंदर चंद्रमा के जस्ट नीचे स्थान के विपरीत में अपकेंद्रीय बल की वजह से भी ज्वार आता है। उस ज्वार को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष ज्वार। और इस स्थान पर आने वाला ज्वार है जो चंद्रमा के कारण आता है, उस आकर्षण बल की वजह से आने वाले ज्वार को हम कहते हैं प्रत्यक्ष ज्वार। तो एक स्थिति क्लियर होगी। प्रत्यक्ष ज्वार का मतलब चंद्रमा के नीचे स्थित स्थान पर आने वाला ज्वार। अप्रत्यक्ष ज्वार का मतलब क्या है, पृथ्वी के चंद्रमा के जस्ट अपोजिट स्थान पर जो पृथ्वी पर स्थान है उस पर अपकेंद्रीय बल की वजह से आने वाला जो ज्वार होता है उसको हम अप्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं। तो किसी स्थान पर अगले अप्रत्यक्ष ज्वार के आने में कितना समय लगेगा, इसका मतलब क्या है, किसी ये स्थान है सपोज करो और यहाँ पर पृथ्वी घूम करके इसी स्थान पर वापस जो ज्वार उत्पन्न होगा वह कब होगा। तो देखो पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी का जो घूर्णन जो काल है या पृथ्वी का परिभ्रमण जो काल है वो है 24 घंटे। 24 घंटे में कोई स्थान है P, वह स्थान 24 घंटे में वापस घूम करके इसी स्थान पर वापस आ जाएगा जो चंद्रमा के ठीक नीचे हैं। लेकिन इस समय अंतराल के समय चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रहा है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रहा है तो उस समय चंद्रमा भी थोड़ा सा आगे निकल जाता है। इस वजह से इस स्थान को चंद्रमा के ठीक नीचे आने में इतना अतिरिक्त दूरी है वो तय करनी पड़ेगी। इसको तय करने में जो समय लगेगा वो समय लगता है 52 मिनट का। 52 मिनट का ये विलंब क्यों होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के जो चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करता है 27.5 दिन में। तो एक दिन के अंदर यह 27.5वां भाग आगे चल जाता है, जिसको मैं ये कह सकता हूँ 2/55वां भाग। एक दिन में 24 घंटे हैं और एक घंटे में 60 मिनट है। तो जो विलंब होता है इसको हम सॉल्व करते हैं तो 52 मिनट का अंतराल आता है। तो 52 मिनट के में विलंब हो जाता है। तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है किसी स्थान पर अप्रत्यक्ष ज्वार आने में विलंब कितना होगा। यदि किसी आपको पूछ ले प्रत्यक्ष पूछे या अप्रत्यक्ष पूछे तो इसमें समय होगा 52 मिनट का। यदि ये क्वेश्चन ये ऐसे दे देता कि अगला ज्वार कब उत्पन्न होता, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नहीं दिया करके केवल पूछला किसी स्थान पर अगला ज्वार कब आता, अगला ज्वार, तब हमारा आंसर हो जाता 26 मिनट। क्योंकि जो ज्वार उत्पन्न हो रहा है वो दो कारणों से हो रहा है। एक कारण है चंद्रमा का आकर्षण बल और दूसरा जो हमारा जो कारण है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। जो इसलिए अगला जो ज्वार का पूछता केवल तब तो आंसर हो जाता 26 मिनट, और अगला अप्रत्यक्ष ज्वार पूछा तब भी 52 मिनट होगा, अगला प्रत्यक्ष पूछता तब भी हमारा आंसर 52 मिनट ही होता। यदि वो ऐसे पूछ लेता कि अगला उसी कारण से आने वाला ज्वार, तब भी 52 मिनट होता है, क्योंकि अगला उसी कारण से आने वाला ज्वार का मतलब या तो अगला प्रत्यक्ष ज्वार या अगला अप्रत्यक्ष ज्वार के बारे में पूछ रहा है। तो सेम कारण से आने वाले ज्वार, उसी कारण से आने वाला ज्वार, तब भी हमारा जो आंसर होता वो सेम होता 52 मिनट। अगला क्वेश्चन है किसी स्थान की पृथ्वी की घूर्णन गति
दोगुना हो जाने के कारण किसी स्थान पर आने वाले अर्ध दैनिक ज्वार में जितना विलंब होगा वो है। पहले हम समझते हैं कि दैनिक ज्वार और अर्धदैनिक ज्वार का मतलब क्या है। दैनिक ज्वार का मतलब किसी स्थान पर 24 घंटे में एक उच्च ज्वार और एक निम्न ज्वार, इसको हम दैनिक ज्वार कहते हैं। और दैनिक ज्वार के अंदर 52 मिनट का विलंब होता है। अर्धदैनिक का मतलब ये होता है किसी स्थान पर दिन में 2 बार उच्च ज्वार और 2 बार निम्न ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है, उसको हम अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। और अर्धदैनिक ज्वार के अंदर 26 मिनट का विलंब होता है। अब हमें पूछा है कि पृथ्वी की घूर्णन गति को दुगुना करें। तो ज्वार के आने में जो विलंब है वो मुख्य रूप से 2 कारकों पर निर्भर करता है। एक कारक है पृथ्वी की घूर्णन गति, पहली है पृथ्वी की घूर्णन गति या परिभ्रमण गति, और दूसरा जो कारण है वो है चंद्रमा की परिक्रमण गति। चंद्रमा की जो परिक्रमण जो काल है वो 27.5 दिन का है। पृथ्वी का जो घूर्णन काल है वो है 24 घंटे का। तो इन दोनों जो कारणों की वजह से ही ज्वार के अंदर विलंब होता है। इसके सिवाय विलंब नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है वो क्वेश्चन के अंदर पृथ्वी की दे देता है परिक्रमण गति, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, और चंद्रमा की दे देता है परिभ्रमण, जिसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमें पूछा है पृथ्वी की घूर्णन गति को दुगुना करने पर किसी स्थान पर आने वाले अर्धदैनिक ज्वार में कितना विलंब होगा। यदि घूर्णन गति को डबल कर दें तो देखो, यदि इसने घूर्णन गति को डबल कर दिया होता तो इसको इस पी स्थान है वो अधिक स्पीड से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता। तो ये जो 52 मिनट के अंतराल में इसका जो समय होता है वो 52 मिनट होता है, इसकी तुलना में वो 26 मिनट के अंदर ही दूरी को तय कर लेगा, अर्थात इसको आधा समय ही लगेगा। चूँकि इसने अर्धदैनिक ज्वार के बारे में पूछा है तो अर्धदैनिक ज्वार में समय लगेगा 13 मिनट है, क्योंकि अर्धदैनिक ज्वार जो विलंब उत्पन्न होता है वो 26 मिनट होता है, लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति को दुगुना करने पर कितना हो जाएगा 13 मिनट। इसकी जगह पर क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता था कि पृथ्वी की घूर्णन गति को आधा कर दिया जाए। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को आधा करने पर अर्धदैनिक ज्वार कितने टाइम आएगा। यदि पृथ्वी घूर्णन गति को यदि आधा किया है तो जो ज्वार है, ज्वार में जो विलंब होगा वह दुगुना होगा। उसी प्रकार से यदि दे देता पृथ्वी की घूर्णन गति को 4 गुना कर दिया जाए तो ज्वार के अंदर जो विलंब होगा 1/4 हो जाएगा। और ये दे देता कि चंद्रमा की परिक्रमण गति दुगुनी हो गई तो जो ज्वार में विलंब होगा, ज्वार में विलंब है तो वो भी क्या होता दुगुना, अर्थात दैनिक ज्वार जैसे कि 52 मिनट की देरी से आता है तो अब दैनिक ज्वार को 52 × 2 104 मिनट लगते। यदि ये कह देता चंद्रमा की परिक्रमण गति को यदि आधा कर दिया जाए तो ज्वार के अंदर समय भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। अर्थात हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि चंद्रमा की परिक्रमण गति है वह और विलंब के बीच में समानुपाती संबंध होता है, और पृथ्वी की घूर्णन गति और विलंब के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है युति और व्युति शब्दावली किसके उल्लेखित करती है। तो देखो युति और व्युति क्या होती है इसको देखते हैं।
युति और व्युति, युति और व्युति से हमारा जो तात्पर्य है, देखो ये सूर्य है और ये चंद्रमा है और ये है पृथ्वी। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखीय स्थिति में होती है, उस स्थिति को हम युति और व्युति की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति को हम सीजी की भी कहा जाता है। सीजी कह दो या युति व्युति एक ही बात है। अब युति और व्युति में क्या है, युति से हमारा क्या तात्पर्य है और व्युति से क्या तात्पर्य है। युति का मतलब है योग। योग का मतलब क्या हुआ, दोनों ही जो पिंड हैं, पृथ्वी से चंद्रमा और सूर्य और चंद्रमा दोनों ही एक ही दिशा में, जब पृथ्वी से चंद्रमा और सूर्य एक ही दिशा में स्थिति होते हैं, उस स्थिति को हम कहते हैं युति। यह है युति की स्थिति और युति को इंग्लिश में कहते हैं कंजक्शन। यह स्थिति कब होती है, यह स्थिति होगी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो यह स्थिति होती है अमावस्या को, अमावस्या के दिन। और उस दिन कौन सी घटना होती है, सूर्य ग्रहण। इसके अपोजिट में क्योंकि चंद्रमा है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इस वजह से अब इस स्थिति के अंदर चंद्रमा है, वो इस स्थिति में यदि आ जाता है, इस स्थिति में जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी के एक तरफ सूर्य और दूसरी तरफ चंद्रमा की स्थिति हो जाती है, उस स्थिति को हम कहते हैं व्युति की स्थिति। और ये व्युति की स्थिति कब आती है, व्युति की स्थिति उस समय आएगी जब पूर्णिमा के दिन, और पूर्णिमा को क्या होता है, चंद्र ग्रहण की स्थिति। तो युति और व्युति का मतलब क्या है, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। तो हमारे क्वेश्चन यही पूछा हुआ है, युति व्युति शब्दावली किसको उल्लेखित करते हैं, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखीय विन्यास में होता है, उस स्थिति को युति और व्युति कहा जाता है। दीर्घ ज्वार किन दिनों में उत्पन्न होते हैं। तो पहले देखते हैं कि दीर्घ ज्वार से हमारा तात्पर्य क्या है। दीर्घ ज्वार का मतलब क्या है, यह सागर तल है, इस औसत सागर तल के अंदर नॉर्मल ये ज्वार है उत्पन्न हुआ है, जिसको हम उच्च ज्वार, और यह है निम्न ज्वार तल। उच्च नॉर्मल जो औसत उच्च ज्वार से की तुलना में यदि ज्वार की ऊंचाई अधिक हो जाती है, तो भाटा भी या निम्न ज्वार भी उसी तुलना में नीचा होगा। तो औसत से अधिक उच्च ज्वार की जो स्थिति होती है, उसको हम कहते हैं दीर्घ ज्वार। तो दीर्घ ज्वार के समय जो उच्च ज्वार तल होगा वो अधिक ऊंचा होगा, और निम्न ज्वार तल है वो औसत तल से, औसत निम्न ज्वार से तुलना में अधिक नीचाई पर स्थित होगा। दीर्घ ज्वार कितने दिनों में आता है, तो दीर्घ ज्वार है वो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है। क्यों आता है, अभी अपने देखा था कि सीजीकी की स्थिति, सीजीकी की स्थिति के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सरल रेखीय स्थिति में होता है। इस समय जो आकर्षण बल होता है वो आकर्षण बल एक ही दिशा में काम कर रहा है, इस वजह से अधिक ज्वार उत्पन्न होता है। और अधिक प्रास वाला ज्वार उत्पन्न जब होगा वो अमावस्या के दिन होगा, जब युति की स्थिति होगी, और जब व्युति की स्थिति होगी तो पूर्णिमा के दिन होती है। तो अभी अपन को क्वेश्चन यही पूछा हुआ है कि दीर्घ ज्वार कितने दिनों में आता है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन।
इस समय जो ज्वार उत्पन्न होता है वो लगभग 20% अधिक ऊंचाई का उत्पन्न होता है। कौन सी तिथि में वृहद ज्वार आते हैं? वृहद ज्वार कह दो, दीर्घ ज्वार कह दो, या इसको स्प्रिंग टाइड भी कहा जाता है। तो ये भी कब होगा? पूर्णिमा और अमावस्या को। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछा जा रहा है, इसीलिए मैंने दिया है कि भाई देखो कैसे क्वेश्चन रिपीटेशन होता है, केवल और भाषा है वो चेंज हुई है इसमें। चंद्र ग्रहण जिस तिथि को होता है, चंद्र ग्रहण कब होगा? पूर्णिमा के दिन। और अभी अपन देखा था चंद्र ग्रहण से हमारा तात्पर्य क्या होता है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है उस स्थिति के अंदर को हम चंद्र ग्रहण की स्थिति कहते हैं। और वो चंद्र ग्रहण की स्थिति कब बनती है? पूर्णिमा के दिन बनती है। और उसी स्थिति को हम व्युति की स्थिति भी कहते हैं। कि कौन सी दशा में लघु ज्वार उत्पन्न होता है? लघु ज्वार कौन सी दशा में उत्पन्न होता है? तो जो हमारा आंसर हो जाएगा प्रथम और तृतीय चतुर्थांश। कैसे होगा कि देखो लघु ज्वार के समय चंद्रमा और जो सूर्य हैं वो एक दूसरे के समकोणिक स्थिति में रहते हैं। समकोणिक स्थिति में इस कंडीशन में रह सकते हैं और ये इस कंडीशन में भी समकोणिक भी कंडीशन में रह सकते हैं। तो देखो यदि हम पूरा जो मंथ है इस मंथ को यदि 4 भागों में बांटते हैं तो यह प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा और यह तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रथम और तृतीय चतुर्थांश। और प्रथम और तृतीय चतुर्थांश जब लघु ज्वार उत्पन्न होता है तब ये कब होता है? सप्तमी और अष्टमी कृष्ण पक्ष की भी और सप्तमी और अष्टमी शुक्ल पक्ष की भी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सप्तमी और लघु ज्वार कब होता है? सप्तमी अष्टमी को, और उस समय प्रथम और तृतीय चतुर्थांश होता है। नवसंवत्सर का मतलब होता है कि ये अमावस्या के बाद का जो चंद्रमा का बनने का जो पहला चरण होता है उसके हम नवचंद्र या क्रिसेंट की अवधि कहते हैं। और कुबड़ा का मतलब है जब पूर्णिमा से जस्ट पहले का 3/4 जब चंद्रमा होता है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? गिबस या उबड़ा या कुबड़ा भी कहा जाता है। इसमें ये दिख रहा है कि वही बात है कि इसमें लघु ज्वार के समय चंद्रमा है वो सूर्य के समकोणिक स्थिति के अंदर होती हैं। अगला क्वेश्चन है ज्वार भाटा उत्पत्ति की साम्यावस्था का जो सिद्धांत था, साम्यावस्था का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में जो 4 प्रमुख जो सिद्धांत हैं उसमें हमें केवल नाम याद रखना है। साम्यावस्था का जो सिद्धांत का प्रतिपादक है वो है न्यूटन। न्यूटन ने 1687 ईस्वी में साम्यावस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अभी अपन एक बार देखते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो पहला जो सिद्धांत है न्यूटन का संतुलन का सिद्धांत, जिसको हम साम्यावस्था सिद्धांत भी कहते हैं, 1687 का। लाप्लास का गतिक सिद्धांत 1755 में। वेवेल का विलियम वेवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत 1833 में। इस प्रगामी तरंग सिद्धांत का ही संशोधित रूप एरी महोदय द्वारा दिया गया था। तो एरी का नेहर सिद्धांत 1842 में। और सबसे अंतिम में है हैरिस का स्थिर तरंग सिद्धांत, या इसको हम अप्रगामी तरंग सिद्धांत भी कहते हैं। कब दिया गया था? 1904 ईस्वी में दिया गया। तो चारों याद रखना है, न्यूटन का संतुलन सिद्धांत, लाप्लास का गतिक सिद्धांत, वेवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत, या इसको हम स्थिर तरंग सिद्धांत भी कह सकते हैं, अस्थिर तरंग सिद्धांत भी कह सकते हैं। एरी का नेहर सिद्धांत 1842 में, और हैरिस का स्थिर तरंग सिद्धांत, या इसको हम अप्रगामी तरंग सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित प्रगामी तरंग सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता
कौन है? तो अभी अपने देखा कि प्रगामी तरंग सिद्धांत है वो विलियम वेहवेल का ये सिद्धांत है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। प्रवाल भित्ति संबंधी अभी तक केवल 2 क्वेश्चन ही पूछे हुए हैं, तो हम इस टॉपिक के बारे में लगभग सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को टच करने का प्रयास करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी पूछे हुए फिलहाल 2 क्वेश्चन है, 2022 में इसको पहली बार शामिल किया गया था। तो पहला क्वेश्चन पूछा है प्रवाल जीवों के विकास के संबंध में कौन सा कथ्य है? सत्य कथन है। तो सत्य कथन के बारे में पूछा है, तो हमें एक बार देख लेते हैं कि प्रवालों के विकास की कौन कौन सी दशाएं होती हैं। प्रवाल एक समुद्री जीव है जो अपने चारों ओर सोने की खोल का निर्माण करता है। यह प्रवाल जीव है और ये चारों ओर सोने की खोल का निर्माण कर रहा है और इसके यहाँ पर शैवाल रहता है। उस शैवाल का नाम है जुक्सा थलाई। जुक्सा थलाई जो शैवाल है, इससे जो ये शैवाल है वो 60% भोजन प्राप्ति करता है। प्रवालों की उत्पत्ति के विकास की दशाओं में देखा जाए तो पहला है इसका विस्तार। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। गहराई की यदि बात करें तो प्रवाल हैं वो 30 से 50 फैदम 60 से 90 मीटर या 200 से 300 फीट की गहराई है। उसी में ही ये प्रवाल हैं वो अच्छे से विकास कर पाते हैं। ये उचित इनकी गहराई यही है। 1 फैदम बराबर होता है 6 फीट। तापमान 20 से लगा करके 21 डिग्री सेल्सियस, वो 30 तक भी हो सकता है। 20 से 21 सर्वाधिक है और 20 से 30 तक भी हो सकता है। और फ़ारेनहाइट में इसको देखें तो 68 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य तापमान होना चाहिए। इससे अधिक यदि तापमान होगा, अधिक तापमान होने की वजह से जो जुक्सन थलाई जो शैवाल हैं उन शैवालों को प्रवाल अपने ऊपर से निकाल हटा देते हैं और हटाने की वजह से प्रवालों के 60% जो भोजन होता है वो जुक्सन थलाई से ही प्राप्त होता है और इस वजह से प्रवाल मर जाते हैं। और प्रवालों के अंदर जो रंग भी होता है वो जुक्सन थलाई की वजह से ही होता है। और जब प्रवाल रंग बिरंगे नहीं रह करके सफ़ेद हो जाते हैं उसी को हम प्रवाल विरंजन की घटना भी कहते हैं। तो अधिक तापमान होगा उसमें प्रवाल विरंजन हो जाएगा। तो उचित तापमान क्या होता है? 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास। लवणता है 27 से 30 प्रति हजार 27 से 30 ग्राम 1 किलो के अंदर लवणता होनी चाहिए। औसत रूप से महासागरीय जल की लवणता होती है 35 ग्राम प्रति किलो होती है, लेकिन ये औसत से कम लवणता होनी चाहिए, 27 से 30 ग्राम होनी चाहिए। जल है वो अवसाद मुक्त होना चाहिए। यदि अधिक अवसाद युक्त होगा तो प्रवालों के जो मुख होंगे वो बंद हो जाएंगे, इसलिए जल है वो अवसाद से मुक्त होना चाहिए। पोषक तत्वों से युक्त होना चाहिए। यह एकदम पोषक तत्व इसमें होने चाहिए। आसूत जल नहीं होना चाहिए। आसूत जल नहीं होना चाहिए क्योंकि आसूत जल के अंदर पोषक तत्वों की कमी होती है। इसीलिए नदियों के जो मुहाने पर प्रवाल नहीं पाए जाते हैं क्योंकि नदियों के द्वारा अवसाद वगैरह लाए जा रहे हैं और नदियों के जल के अंदर कैल्शियम जो कार्बोनेट है उसकी मात्रा भी कम होती है। तो जल है वो अवसाद मुक्त होना चाहिए लेकिन आसूत जल नहीं होना चाहिए। महासागरीय जो धाराएं जिसमें गर्म धाराएं प्रवालों के विकास में सहायक होती हैं। देखो ये ऑस्ट्रेलिया के और ये है दक्षिण अमेरिका। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पर चलती हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा और यहीं पर ही है ग्रेट बैरियर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। तो इस तरफ महाद्वीपों के पूर्वी तटों के ऊपर जहाँ गर्म महासागरीय धाराएं चलती हैं वो प्रवालों के विकास के लिए ये अनुकूल होती हैं क्योंकि महासागरीय जो धाराएं लाती हैं वो गर्म, उस धाराओं के साथ में
पोषक तत्व भी प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए महाद्वीपों का जो पश्चिमी तट होता है वहाँ पर प्रवाल नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ पर जल का उद्वेलन होता है, अपवेलिंग होती है, और ठंडी महासागरीय धाराओं की जो उत्पत्ति होती है वहाँ नहीं होकर के बल्कि महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर जहाँ गर्म जल धाराएँ होती हैं वहाँ पर प्रवाल विकास अच्छे से होता है। सिम्बोसिस जो वनस्पति हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देती है, इसलिए भी यह आवश्यक होती है। प्रवाल भित्ति के विकास के लिए अंतःसागरीय सबूतरे आवश्यक हैं। इन सबूतरों के ऊपर ही प्रवालों का विकास होता है। और प्रवाल जीव हैं ये जुगसैनथलाई, अभी मैंने बता दिया था कि जुगसैनथलाई जो शैवाल हैं इसके साथ सहजीवन का संबंध रखता है। 60% जो भोजन की जो प्राप्ति प्रवालों को होती है वो इसी जीव की वजह से होती है। और जब इस तापमान की वृद्धि की फलस्वरूप या विभिन्न कारणों से जुगसैनथलाई शैवाल का प्रवालों के द्वारा उत्सर्जन कर दिया, उसको हटा दिया जाता है अपने ऊपर से, तब क्या होगा, प्रवालों का रंग सफ़ेद हो जाएगा। और जब प्रवाल सफ़ेद रंग के प्रवाल हो जाएगा तब हम उसको प्रवाल कहते हैं प्रवाल विरंजन। प्रवाल विरंजन की घटना। प्रवाल विरंजन में तापमान में वृद्धि है, अल नीनो का जो प्रभाव है और प्रदूषकों की वजह से है, और ब्लैक बैंड एंड वाइट बैंड जो रोग हैं उन सब की वजह से प्रवाल विरंजन की घटनाएं होती हैं। और तो अभी अपन क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रवालों के विकास में कौन सा कथन है वो सत्य है। तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है ये पनपते हैं। सर्वाधिक 20 से 21 होता है, लेकिन 20 से 30 डिग्री सेल्सियस में भी ये पनपते हैं। ये सही स्टेटमेंट है, सत्य ही हमें पूछा है, तो हमारा आंसर है वो ये हो जाएगा। इन्हें अधिक तलछट की आवश्यकता होती है, नहीं है। इनको अवसाद हैं वो की आवश्यकता नहीं होती है। अवसाद न्यूनतम होना चाहिए, अवसाद अधिक होंगे तो इनका मुख है वो बंद हो जाएगा। लवण विहीन स्वच्छ जल में खूब बनते हैं, ये भी गलत स्टेटमेंट है। इसकी जो लवणता है 27 से 30 ग्राम प्रति किलो होनी चाहिए। यह अधिक हलचल वाले समुद्री जल को पसंद करते हैं, नहीं, हलचल अधिक नहीं होनी चाहिए, शांत जल टाइप में होना चाहिए, कम हलचल होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा यह। एक और याद रखना कि प्रवालों की लगभग 10 से 12 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए प्रवालों को हम महासागरीय वर्षा वन भी कहा जाता है। रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन किसको कहते हैं, प्रवालों कहते हैं, या इसको हम जैविक ग्रह बायोहरम की संज्ञा भी प्रवालों को दी जाती है। ये स्टेटमेंट भी आया हुआ है, थोड़ा इसका ध्यान रखना है हमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवाल भित्ति आकार में सबसे लंबी और सबसे चौड़ी होती है। तो हम देखते हैं कि प्रवाल जो भित्तियाँ हैं वो 3 प्रकार की होती है उत्पत्ति के आधार पर। 3 प्रकार कौन कौन से हैं पहले देखते हैं, फिर अपन क्वेश्चन पे आते हैं। पहली है तटीय प्रवाल भित्ति। तटीय प्रवाल भित्ति तटीय प्रवाल भित्ति के अंदर किसी भी तट, महाद्वीपीय या किसी द्वीप के तट के समीप प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। इसमें जो स्थल की तरफ का जो भाग होता है वो मंद ढाल होता है, जबकि सागर की ओर का जो ढाल होता है वह तीव्र ढाल होता है। कभी कभी प्रवाल और स्थलीय भाग के बीच में यहाँ पर लेगून का निर्माण हो जाता है, और इन लेगूनों को क्या कहते हैं, बोट चैनल कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोट चैनल किसको कहते हैं। जो सिसली लेगून का निर्माण हो जाता है तटीय प्रवाल भित्ति में, प्रवाल भित्ति के और तट के बीच के अंदर, उसको हम बोट चैनल भी कहते हैं। अब तटीय प्रवाल भित्ति होती है, यह कम लंबाई और चौड़ाई की होती है। इस प्रकार की जो प्रवाल भित्ति है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है,
फ्लोरिडा में, मलेशिया में, इन सब तटों पर इस प्रकार की जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो बहुतायत पाई जाती हैं। अगली जो प्रवाल भित्ति है प्रकार है वो है अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक प्रवाल भित्ति यह तट के थोड़ी सी दूर, तट के थोड़ी दूर और तट के समानांतर विकसित होती है और यह सबसे लंबी और चौड़ी, तीनों प्रवाल भित्तियों के अंदर सबसे लंबी और चौड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी होती है? अवरोधक प्रवाल भित्ति। यही हमारा जो क्वेश्चन के अंदर आंसर है। जब अवरोधक प्रवाल भित्ति यह लगातार फैली हुई नहीं होकर के, जैसे ऑस्ट्रेलिया या के पूर्वी तट पर पाई जाने वाली ग्रेट बैरियर जो रीफ है, यह लगभग 1920 किलोमीटर लंबी प्रवाल भित्ति है। इसकी खोज कैप्टन कुक के द्वारा, कैप्टन कुक के द्वारा इसकी जो खोज की गई थी। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, ग्रेट बैरियर रीफ है, बैरियर रीफ। इस प्रवाल भित्ति है ये लगातार फैली हुई नहीं होकर के बीच बीच में विखंडित अवस्था में पाई जाती हैं, जहाँ से ज्वारीय जल, जलयान वगैरह आ जा सकते हैं। तो ये खंडित अवस्था में पाई जा रही हैं, इसलिए इनको हम ज्वारीय प्रवेश मार्ग भी कहते हैं, प्रवेश मार्ग भी कहा जाता है। और विश्व की सबसे हाईएस्ट लंबी जो प्रवाल भित्ति है वो ग्रेट बैरियर है, ऑस्ट्रेलिया वाली है। और दूसरी जो भी एक बार नेट के अंदर सवाल पूछा हुआ है, दूसरी सर्वाधिक जो लंबी प्रवाल भित्ति, अवरोधक जो प्रवाल भित्ति है वो बेलीज प्रवाल भित्ति, जो कि मैक्सिको के तट, मैक्सिको और ग्वाटेमाला के बीच में, ग्वाटेमाला के मध्य अटलांटिक महासागर में है। तो ये भी हमें थोड़ा सा याद रखना है। तो यहाँ पर जो क्वींसलैंड है ऑस्ट्रेलिया का प्रांत, कभी एक बार क्वेश्चन नेट में ये भी पूछा था कहाँ पर है, क्वींसलैंड के पूर्वी तट पर भी है और ऑस्ट्रेलिया के भी पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ है। अगली जो प्रवाल भित्ति का जो प्रकार है वो है एटॉल। एटॉल कह दो या इसको वलयाकार प्रवाल भित्ति है। यह किसी भी जो द्वीप है, इस द्वीप के चारों ओर गोलाकार वलयाकार रूप के अंदर घोड़े की नाल की आकृति की, इसके घोड़े की नाल या अंगूठी की आकृति कह दो या वलयाकार रूप में ये पाई जाती है। इस प्रवाल के भित्ति के बीच में से थोड़ा सा खुला हुआ भाग होता है, जहाँ से सागरीय जल है वो अंदर प्रवेश करता है। ये जो एटॉल है, इस एटॉल कहाँ पे 3-4 मेन एटॉल है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे फूनाफुटी प्रशांत महासागर में है, एक क्वाजलिन एटॉल है, ये एटॉल के ही है उदाहरण सारे। क्वाजलिन है, ये भी उत्तरी प्रशांत महासागर के अंदर, प्रशांत महासागर में जो मार्शल द्वीप है, मार्शल द्वीप पर है। लक्षद्वीप, मालदीव, यह भी किसके उदाहरण है, एटॉल के ही उदाहरण है। लक्षद्वीप के अंदर एक वरंगम जो एटॉल है वो फेमस है। मालदीव के अंदर मुलाकू, अरी, ये एटॉल है वो प्रसिद्ध हैं। मालदीव के अंदर सर्वप्रथम छोटे छोटे जो एटॉल थे, छोटे छोटी लेगूनों के छोटे छोटे एटॉलों की जो श्रृंखला थी, एटॉल की जो श्रृंखला है इसको कहा गया था फेरोस। तो ये हमें याद रखना है। सबसे पहले मालदीव के छोटे छोटे लेगूनों, छोटे छोटे एटॉलों की श्रृंखला के लिए फेरोस शब्दावली का प्रयोग किया गया था।
सर्वाधिक जो एटॉल हैं, सर्वाधिक जो प्रवाल है प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, तत्पश्चात हिंद महासागर में, और सबसे कम अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। प्रवालों की जिस प्रकार से ज्वार भाटा उत्पत्ति के जो सिद्धांत थे, उसी प्रकार से प्रवालों के भी 3 सिद्धांत हैं जो महत्वपूर्ण है। हमें केवल सिद्धांतों के नाम याद रख लो कि डार्विन का अवतलन सिद्धांत, मर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत और डेली का हिमानी नियंत्रण का जो सिद्धांत है, ये महत्वपूर्ण है। अब अपना क्वेश्चन देखो, यही पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रवाल भित्ति आकार में सबसे लंबी और चौड़ी होती है। तो अवरोधक जो प्रवाल भित्ति हैं वो सबसे लंबी और सबसे चौड़ी होती हैं। और अभी अपन देखा जो फेरोस हैं वो क्या है, लघु एटोलों की जो श्रृंखला है उसको फेरोस कहा जाता है। लघु एटोलों की श्रृंखला को फेरोस कहते हैं। इस प्रकार से आज हमने 3 जो हमारे टॉपिक थे, महासागरीय धाराएं, ज्वार भाटा और प्रवाल भित्ति से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट किया है। अगली सीरीज के अंदर हम वायुमंडल की संरचना और संगठन, सूर्यताप और ऊष्मा बजट एवं वायुदाब पेटियाँ और वायुदाब पवनें, उसके बारे में, तथा वर्षण के जो 4 टॉपिक हैं उन चारों टॉपिक जो जलवायु विज्ञान के इनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आपका ये विशेष रूप से फोकस होना चाहिए कि जो पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो आपकी हैबिट होनी चाहिए, पर डे आपके टेबल के ऊपर रखे होने चाहिए। आप उसको देखो और एनालिसिस करो कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो विगत वर्षों में पूछे हुए, कैसे कैसे पूछे हुए, ताकि हमारी पुराने के सालों में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उसके माध्यम से हम अंडरस्टैंडिंग बना सकें कि हमें किस गहराई तक और कहाँ कैसे पढ़ना होता है। तब तक के लिए नमस्कार।